नमः। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और संधि के इसी ही श्रृंखला में जो हम लोग स्वर संधि संपूर्ण स्वर संधि को पढ़ लिए हैं, व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे और अभी हम लोगों ने लक्त संधि को पढ़ा था, अनुस्वार संधि को पढ़ा और परसवर्ण संधि को पढ़ा। आज हम लोग पूर्व सवर्ण के लिए एक और सूत्र को पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए, उदाह अस्था स्तंभोः पूर्वस्य। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। बोले उदाह अस्था स्तंभोः पूर्वस्य। उदाह में पंचमी विभक्ति है, अस्था स्तंभोः में षष्ठी है और याद रखिएगा पूर्वस्य में भी षष्ठी है। इस सूत्र में अगर कोई पूछे कि कुल कितने पद हैं तो बता दीजिएगा इस सूत्र में कुल 3 पद है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अभी हम आप लोगों को पूर्व सवर्णता सिखाएंगे। याद रखिएगा, पर सवर्णता उस दिन बताए थे, आज आप पूर्व सवर्णता समझेंगे। इधर आ जाइए। देखिए, जब उद के बाद, किसके बाद? उद के बाद आस्था आ जाए या स्तंभ आ जाए तो क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण हो जाता है। यही आप तालिका बना लीजिए। चलिए, मैं छोटी सी परिभाषा भी लिखवा दे रहा हूं। परिभाषा लिखिएगा, जब उद के बाद आस्था अथवा स्तंभ आए तो क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण हो जाता है। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से तालिका भी बना लेंगे और परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा में पूर्व सवर्ण को हाईलाइट कर लेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उद के बाद आस्था आ जाए, याद रखिएगा, जो ये उद आप देख रहे हैं ना, ये उत भी होता, उत्ता, ता को दा हो जाता है। हमने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया है, याद रखिएगा। आप जस्त संधि पढ़ चुके हैं, पदांत भी और अपदांत भी। तो याद रखना, जब उद के बाद आस्था आ जाए या उद के बाद स्तंभ आ जाए तो पूर्व सवर्ण होता है। इस परिभाषा को अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए। उदः परयोः आस्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। उदः परयोः, इसकी वृत्ति भी लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, उदः परयोः आस्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। ए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर संस्कृत में आएगा तो ए लाइन आपसे पूछ लेगा। ये जो मैं यहां लिखा हूं दे देगा, उदाह परेयो हो आस्था स्तंभो, ABCD 4 विकल्प बना देगा। तो आप क्या मारिएगा? पूर्व सवर्ण। ये बात आप अच्छे से नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, उदाह परेयो हो आस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। नोट कर लीजिए। चलिए, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। उदह में पंचमी है, इसका मतलब उद के बाद, रामात, राम से,
बालकात, बालक से, उदह, उद से। जब उद से यानी जब उद के बाद अस्था आ जाए तो पूर्व सवर्ण होगा, या जब उद के बाद स्तंभ आ जाए तो भी क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। सवाल आपसे पूछेगा उदः परयो हो, अस्था स्तंभो हो, चार विकल्प दे देगा। किसी में दे देगा पूर्व सवर्ण, किसी में दे देगा पर सवर्ण, इस तरह से ऑप्शन बना देगा। तो याद रखिएगा क्या मारिएगा, पूर्व सवर्ण। और जब ये देता वर्ग से लकारे परे, एक वृत्ति और पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ता वर्ग से लकारे परे, तो तब आप क्या मारेंगे, हमने आपको लिखा दिया है ता वर्ग से लकारे परे पर सवर्ण। याद रखना, ता वर्ग से लकारे परे पर सवर्ण, और उदह अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए उदह अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण, उदः परयोः अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। तो यहाँ आपको मारना है क्या, पूर्व सवर्ण। और जब दे ता वर्ग से लकारे परे, तो वहां आपको करना है पर सवर्ण। तो चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर एक सूत्र यहीं पर हम लोग और पढ़ेंगे, इसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए हो गया, आइए यही एक सूत्र हम लोग और पढ़ लेते हैं। झरो झरी सवरणे, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा झरो झरी सवरणे, झरो झरी सवरणे, नोट कर लीजिए, झरो झरी सवरणे, हला परस्य झरो आलोपः। देखिए हला परस्य झरो आलोपः, कब, तो कहे सवरणे झरी, सवरणे झरी। ए वृत्ति भी लिख लीजिए, हलः परस्य झरो आलोपः सवरणे झरी। यानी व्यंजन के बाद, किसके बाद, व्यंजन के बाद, यानी हल प्रत्याहार के बाद जो झर आए, इसी झर का विकल्प से, याद रखिएगा विकल्प से क्या होगा, लोप होगा। कब होगा, जब बाद में सवर्ण झर आए। एक तालिका भी आप बना लीजिए, तो हम परिभाषा लिखवा देंगे। व्यंजन के बाद झर आए और उसके बाद भी झर आए, झर प्रत्याहार है जो झभई के झा से लेकर के सस्सर के रा तक चलता है। यानी 8 नंबर पे आता झभई, तो झभय घट धस, जब गट दस, खप छटत चट तव, कपय सर। तो झभई के झा से लेकर के सस्सर के रा तक। तो फिर से सुन लीजिए, व्यंजन के बाद झर आए और उसके बाद भी झर आए। झर का मतलब होता है 8वें नंबर का माहेश्वर सूत्र है, यानी चा छ जा झा कह लीजिए। तो 4 नंबर का वर्ण आ जाएगा, 3 नंबर का वर्ण आएगा, 2 नंबर का वर्ण आएगा, 1 नंबर का वर्ण आएगा और सा आएगा। याद रखिएगा, वर्गों का पहला, वर्गों का दूसरा, वर्गों का तीसरा, वर्गों का चौथा और सा। ये आते हैं किस प्रत्याहार में, झर प्रत्याहार में। कोई आपसे कहे झर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा,
सीधे बता देना, वर्गों का पहला आएगा, वर्गों का दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और ऊष्म आएगा। ये सब आएंगे किसमें? झर में। वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म। नोट कर लीजिए। बोले झरो झरी सवरड़े, झरो झरी सवरड़े, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। और इसके बाद सा 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 किस में आता है? झर में। तो परिभाषा लिखिएगा, व्यंजन के बाद झर आए, उसके बाद सवर्ण झर आए, सवर्ण झर प्रत्याहार का वर्ण आए तो झर का विकल्प से, झर का मतलब जो झर प्रत्याहार का वर्ण होगा, यहाँ झर का मतलब समझिए, जो झर प्रत्याहार का वर्ण होगा उसी का विकल्प से क्या होता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है, परीक्षा में आना तय है। यहाँ झर का मतलब आप समझिएगा, झर प्रत्याहार का वर्ण। चलिए परिभाषा लिख लीजिएगा। व्यंजन के बाद ये वैकल्पिक लोप करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो झरो झरी सवरड़े, यानी झरह झरी सवरड़े। झरह, यहाँ देखिए षष्ठी है, यहाँ भी सप्तमी है, यहाँ भी सप्तमी है, यह है झरह ना, संधि हो गई है। तो बोलिए झरो झरी सवरड़े। नोट कर लीजिए, व्यंजन से बाद झर का वैकल्पिक लोप हो जाता है जब बाद में सवर्ण झर आता है। तो हम हर संधि में आपको अच्छी सी तालिका बनवा देते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। देखिए यही तालिका ही देख के आप समझ जाते हैं क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा उद के बाद अस्था आ जाए या स्तंभ आ जाए तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। यहाँ क्या कंडीशन हुआ? झरो झर सवर्णे क्या कहा कि हला परस से झरो व लोप, यानी व्यंजन के बाद जो झर है उसका विकल्प से लोप होता है। व्यंजन के बाद झर का विकल्प से लोप होता है कब? जब सवर्णे झरी, बाद में सवर्ण झर हो तब। तो ये भी सूत्र आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आइए हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए, परीक्षा में कोई भी सवाल पूछे तो बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि हम आप सभी को बहुत सामान्य भाषा में पढ़ाएं, और इसीलिए व्याकरण को हम बहुत सामान्य भाषा में आपको पढ़ाते हैं। तालिका का हम प्रयोग करते हैं, और तालिका ब्रह्मास्त्र होता है। चाहे संधि पढ़िए, चाहे समास पढ़िए, चाहे कारक पढ़िए, चाहे प्रत्यय पढ़िए, सब जगह तालिका का प्रयोग करते हैं हम। वर्णमाला में आप देखिए हर जगह तालिका का प्रयोग से हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि तालिका आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है, यानी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए हमने एक व्याकरण पढ़ाने की नई विधि अपनाई, जो तालिका विधि है। और तालिका विधि बहुत अच्छी विधि है। इस विधि से आप बहुत अच्छे से, बहुत सहज और सरल तरीके से क्या करते हैं? समझ लेते हैं। आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। लिखिएगा, उदाह अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। लिखिएगा उदधन स्थानम, उदधन स्थानम। अब करना कुछ नहीं है,
पूर्व सवर्णता भर समझना है आपको बस। उद के बाद अस्था आ जाए या स्तंभ आ जाए, पूर्व सवर्ण होता है। यही पूर्व सवर्णता तो आपको समझना है। पूर्व में जो वर्ण है यहीं पर चेंज होगा। पूर्व जो वर्ण आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद के बाद अस्था आ जाए या उद के बाद स्थानम आ जाए तो पूर्व सवर्ण होता है, और यही पूर्व सवर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ लीजिए। तो आप एक उदाहरण लिखिएगा। लिखिए उदाहरण में, चलिए लिखिए उदधन स्थानम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदधन स्थानम, नोट कर लीजिएगा। चलिए उदधन स्थानम, चलिए जो पूर्व वर्ण है ना, उसे पूर्व वर्ण के आधार पर हम चेंजिंग करेंगे। पूर्व सवर्णता होगी इसी के आधार में, परिवर्तन स्थल है। आइए हम लोग देख लें दा का सवर्णी क्या है। देखिए ता, था, दा, धा, ना, और इधर क्या है सा। इधर है ता, था, दा, धा, ना। पूर्व सवर्णता आप समझिए बस। सा के स्थान पर क्या होगा। इन्होंने कहा कि उद के बाद अस्था आ जाए या उद के बाद स्थानम आ जाए, अस्था या स्तंभ, तो हमने स्थानम लिखा है, या स्तंभ आ जाए तो पूर्व सवर्ण होगा। यानी इसी सा के स्थान पर, सा के स्थान पर पूर्व सवर्णता में कोई भी वर्ण हो सकता है। सा के स्थान पर ध्यान से समझना, ता, था, दा, धा, ना, पूर्व सवर्णता में पांचों वर्ण आए। अब आखिर होगा क्या, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले आप बताइए सा है क्या, अल्प प्राण है कि महाप्राण। तो आप कहेंगे सा महाप्राण है, तो इधर आ जाइए, इसमें महाप्राण कौन है। तो आप कहेंगे था महाप्राण है। याद रखना, था क्या है, महाप्राण है। और धा क्या है, धा भी आपका महाप्राण है। अगर पूर्व सवर्णता की बात करें हम, तो इस सा के स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन कराने वाला ये दा है, यानी ता वर्ग है। याद रखना, पूर्व सवर्णता होने जा रही, पूर्व में जो वर्ण है उसी का सवर्णी होगा। अब किसका सवर्णी किसकी जगह होगा, सा की जगह। तो सा महाप्राण है, तो महाप्राण में ता वर्ग में दो वर्ण हो गए, था भी हो गया और धा भी हो गया। अब क्या हो, अब हम चलते हैं बाह्य प्रयत्न में। तो बाह्य प्रयत्न में हम लोग देखते हैं सा क्या है, विवार श्वास अघोष है कि संबार नाद घोष है। आइए हम लोग देख लें, वर्गों का पहला दूसरा और तीनों सा, इसे कहते हैं विवार श्वास अघोष। यह है विवार, यह है श्वास, यह है अघोष। अब इधर आ जाइए, वर्गों का पहला दूसरा क्या कहलाता है, विवार श्वास अघोष। और वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा है यावा राला, वो कहलाता है संबार नाद घोष। देखिए पूर्व सवर्णता निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए। अब आप देखिए ध्यान से क्या होगा, इसको समझिए। अब आप पकड़ लिए होंगे, स क्या है, स हमारा विवार है, स हमारा श्वास है, और स हमारा अघोष है। विवार है, श्वास है, अघोष है, महाप्राण है। इतना जिसमें मिलेगा वही सा का पूर्व सवर्णी सही सही होगा।
इधर आ जाइए। अगर हम धा को लेते तो धा महाप्राण तो है, पर संबार नाद घोष होने की वजह से कट गया। तो होगा क्या, जरा था को देखिए। था विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और महाप्राण है। यानी सा भी विवार श्वास अघोष महाप्राण है। तो सा की जगह क्या होगा, था होगा। अब तो पूर्व सवर्णता समझ में आ गया, मिल गया देखिए अच्छे से। तो सा की जगह पूर्व सवर्णता में था होगा, था। सा की जगह क्या होगा, सा की जगह था होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा दें। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बना लीजिए। आइए, ये आप समझ गए, केवल इसमें यही समझना था बस, पूर्व सवर्णता। अगर पूर्व सवर्णता आप समझ गए तो ये पूरा आप समझ गए। आइए, यहाँ उदह अस्था स्तंभो पूर्वस्य ने क्या किया, पूर्व सवर्ण कर दिया। तो क्या बना, उद धन, सा की जगह था हो जाएगा। देखिए ये आधा था और इधर क्या है, थानम। हमारा इतना बन गया। अभी हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, खरिचा, खरिझलाम चरस्यु। वो करता क्या है इतना भर समझ लो। खरिझलाम चरस्यु, झल के बाद बोलो खर आए तो झल की जगह चर हो जाता, बस इतने करता है। यानी चर का मतलब पहला वर्ण हो जाता। अभी इतने समझिए, यहाँ अभी उस सूत्र को पढ़ाएंगे हम। यहाँ आप जानिए कि वो करता क्या है, वो केवल और केवल वर्गों का पहला वर्ण कर देता बस। तो दा का पहला क्या हो जाएगा, ता। तो क्या बनेगा, देखिए दा आधा है तो ता आधा हो गया, इधर था भी आधा हो गया और उधर थानम है। हमारा जो पहला रूप बनेगा वो बनेगा उत्थानम। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, उत्थानम बना लीजिए। चलिए बना लीजिए। चलिए, झरो झरि सवर्णे, झरो झरि सवर्णे। नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, इतनी बात आप समझ गए। ये पहला रूप है, रूप नंबर 1। मैं रूप नंबर 1 को यहां लिख दे रहा हूं। क्या बनेगा इसे लिख लीजिए, उत्थानम। ये पहला रूप हो गया। ठीक, आइए दूसरे रूप को देख लें। अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, झरो झरि सवर्णे। वो कहा था कि व्यंजन के बाद झर आए और उसके बाद सवर्ण झर आए। देखिए एदा व्यंजन है, व्यंजन, और था आता है झर में, और ये भी था है सवर्ण झर, सवर्ण झर। देखिए व्यंजन के बाद झर आए और उसके बाद सवर्ण झर आए, तो इसी झर का क्या हो जाता है, विकल्प से, याद रखिएगा, विकल्प से क्या होता है, लोप होता है, लोप। अब जब इसको विकल्प से लोप कर देंगे तो वही रूप बन जाएगा। देखिए इधर खरी च सूत्र लगा है तो ता बना ही दिया था, तो इधर बन गया उत, और इस वाले था का लोप हो गया, उधर है थानम, उत्थानम। ये जो हमारा रूप बना है ये दूसरा रूप बन गया, याद रखना। और इधर ये जो बना है ये हमारा पहला रूप बना है। तो इस तरह से दो रूप बनेगा, उदधन स्थानम से दो रूप बनेगा। एक बनेगा उत्थानम और एक क्या बनेगा, उत्थानम। यहाँ डबल था रहेगा, यहाँ एक था का विकल्प से क्या हुआ है, लोप हुआ है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए बना लीजिए।
चलिए, आइए, इसको समझ गए आप। चलिए, यही हम आपको दूसरे उदाहरण को भी समझा देते हैं। एक उदाहरण और लिखिएगा। उदधन स्तंभनम, सेम इसी तरह से है। ये देखिए, कुछ करना नहीं इसमें आपको, अब तो बना लेंगे। क्या होगा पहला रूप, फट से बताइए। पहला रूप क्या होगा? देखिए, इधर हो जाएगा हमारा उद, इधर सा की जगह था हो जाएगा, और इधर क्या है, तंभनम। हो गया ऐसा, बोलिए। एक ऐसे बने, इधर दा को ता हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, इधर था है, आधा है, और इधर क्या है, तंभनम। हमारा एक रूप ये बन गया। दूसरा रूप क्या बनेगा, फट से बता दीजिए आप। इसी का विकल्प से लोप हो जाएगा, झरो झर सवरणे से। जब इस था का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, दा की जगह ता हो जाएगा खर्चा से, और उधर क्या है, आधा ता, फिर पूरा ता, भनम। ये वाला रूप बन जाएगा। तो इस तरह से दो रूप बनेगा। आप देखिए, जब उदह अस्था स्तंभो, उदह अस्था स्तंभो हो पूर्वस्य, जब इस सूत्र को लगाएंगे तो ये बनेगा। और जब झरो झरी सवर्णे को लगाएंगे तो ये रूप बनेगा। इस तरह से डबल रूप बनेगा। उदधन स्तंभनम के भी कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए, हो गया। चलिए, आइए एक सूत्र हम लोग और पढ़ लेते हैं। खरी चा, चलिए। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, चलिए अगला सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। खरी चा, चूंकि यहां वो लगा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग खरिचा को भी पढ़ लेते हैं। सामान्य सा सूत्र है, क्योंकि यहाँ उस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए खरिचा पढ़ लेते हैं। छोटा सा है, लिखेगा खरी च, इसकी वृत्ति लिख लीजिए, खरी झलाम चरस्यु। नोट कर लीजिए, खरी झलाम चरस्यु, यानी झल प्रत्याहार के बाद, देखिए यहां भी तालिका बना दे रहे हैं। झल के बाद खर आए तो झल की जगह चर हो जाता है। बस यही तालिका बना लीजिए, सूत्र हो गया। खरी च, खर में सप्तमी है, यानी बाद में रहेगा। झल के बाद खर आए तो झल की जगह हो जाता है चर। आप अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए, हमारे सभी भाई बहन नोट कर ले। खरी झलाम चरस्यु। चलिए, तालिका से तो आप पकड़ लिए होंगे। लिखिए, जब झल प्रत्याहार के बाद, जब झल प्रत्याहार के बाद खर आए तो झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। चर माने पहला, यही नोट कर लीजिए, अर्थात वर्गों का, अर्थात वर्गों का
प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। कोई आपसे पूछे खर क्या क्या करता है, सीधे बता दीजिएगा भैया प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथमाक्षर हो जाता है, बस। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम उदाहरण एक ठो आपको लिखा देते हैं, बना लीजिए। चलिए चलिए बना लीजिए। अभी आया था उद, उद के दा को ता किया था, यही वहां लगा था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये तालिका से आप समझ गए होंगे कि झल प्रत्याहार के बाद खर आए तो झल प्रत्याहार की जगह चर हो जाता है। चर माने वर्गों का पहला, बोले चर माने वर्गों का पहला। चर प्रत्याहार में क्या क्या आता है? चट तव कपय श श शर। लास्ट के वर्ण को अगर हम हटा दें तो च ट त क प स स स, यानी वर्गों का पहला वर्ण आएगा और तीनों सा आएगा। बोलिए, च आएगा, ट आएगा, त आएगा, वह हट जाएगा। क आएगा, प आएगा, या हट जाएगा। स स स आएगा, रा हट जाएगा। यानी वर्गों का पहला और तीनों सा किसमें होते? चर में। तभी हमने लिख दिया अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है। आइए एक उदाहरण हम लोग देख लें। जैसे उद धन किरण, यही उदाहरण समझ लीजिए। जहां भी वर्गों का पहला वर्ण हो जाए समझ लेना वहां चर तो संधि है। इसका नाम है चर तो संधि। ऐसे चर तो संधि, चर हो जाता है, चर। चर माने वर्गों का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए उद धन केरड़ा, कुछ करना नहीं है। इसी दा के बाद देखो खर आया है, खर। और खर में वर्गों का पहला आएगा, वर्गों का दूसरा आएगा। बोलिए, खर प्रत्याहार, खफ चटत, चटतव, कपय, सस्तर। तो एक का खर में आएगा, इसीलिए ये इसका पहला हो जाएगा। तो दा का पहला ता होता है, तो क्या बनेगा? उत्कीर्णा, उत्कीर्णा। बना लीजिए, उद धन किरणा क्या बनेगा? उत्कीर्ण। चलिए, सुहृद धन क्रीडति, एक और उदाहरण लिख लीजिए। क्या बनेगा? सुहृद क्रीडति, यानी दा को ता हो गया, उसका पहला वर्ण हो जाता है। बना लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। यही एक बात और समझिए, अगर बाद में अवसान हो, बाद में क्या हो? अवसान, वा अवसाने, वा अवसाने। बाद में अवसान हो, अवसान माने समापन, तो प्रथम और तृतीय वर्ण हो जाता है। मैं यही इसी चीज को एक अलग नोट में लिखा दे रहा हूं, नोट लिखिए। बाद में अवसान होने पर, बाद में अवसान होने पर प्रथम और तृतीय वर्ण हो जाता है।
नोट कर लीजिए, बाद में नोट में लिख लीजिए, बाद में अवसान होने पर, अर्थात जब उसके बाद कुछ नहीं रहता है, तो प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। और किससे हो जाता है? वा अवसाने। किससे हो जाता है? यही आप लिखना चाहे सूत्र लिख लीजिए, वा अवसाने। ये वा अवसाने एक सूत्र है। ये सूत्र यही कहता, हुआ माने विकल्प से, हुआ माने विकल्प से, अवसान माने समापन। यहां जो खर्चा में कंडीशन खर का दे दिया, कहा कि जब यहां अवसान हो, समापन हो, यानी झल के बाद कुछ ना हो, झल के बाद अवसान हो, तो यही काम विकल्प से होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम वह अवसाने की यहाँ तालिका बनवा दें, इस सूत्र की भी तालिका बनवा देते हैं, यही बना लीजिए। चलिए, वह अवसाने की तालिका बना लीजिए। वह माने विकल्प से। देखिए, ये है वह अवसाने, ध्यान से समझना, ये सूत्र है। का बाद में अवसान हो, अवसान माने समापन, यानी झल के बाद अवसान हो, अवसान। अवसान माने होता है समापन, अर्थात कुछ ना हो। तो यही काम चर वाला विकल्प से होगा। चर्त वाला काम किससे होगा? विकल्प से होगा। यानी झल की जगह चर तो होगा, पर याद रखिएगा वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक। तो जब झल की जगह चर वैकल्पिक हो जाएगा, तो इसका मतलब एक बार वर्गों का पहला भी वर्ण हो जाएगा, एक बार वर्गों का तीसरा वर्ण भी हो जाएगा। झल के बाद अवसान हो, तो झल प्रत्याहार की जगह प्रथम वर्ण भी, और झल प्रत्याहार की जगह तृतीय वर्ण भी हम अपने स्वेच्छा से कर लेते हैं। जैसे समझिए, वाक है, तो हम वाक भी लिख सकते हैं, वाग भी लिख सकते हैं, रामात भी लिख सकते हैं, और रामात भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही है, दोनों सही है, बना लीजिए। वाक भी बनता है और वाग भी बनता है, रामात भी बनता है और रामाद भी बनता है। ये दोनों रूप बन जाते हैं। तो कभी कभी आप देखिए, जब रूप पढ़ते हैं, शब्द रूप, तो देखते हैं कि ता भी रहता है और दा भी रहता है, यानी वर्गों का पहला भी रहता है, वर्गों का तीसरा भी रहता है। दोनों सही है भाई, रामात भी सही है, रामाद भी सही है, वाक भी सही है, वाग भी सही है। तो शब्द रूप जब आप पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा प्रथमा के एक वचन में डबल रूप लिखे रहते हैं, एक रूप लिख के इसे क्रॉस करके उसका तीसरा वर्ण वाला भी लिखा रहता है। तो दोनों सही है। वह अवसाने यही कहता है कि भाई समापन हो, तो हम एक काम विकल्प से करेंगे। तो रामात बना, तो रामाद भी बन जाएगा, वाक बना, तो वाग भी बन जाएगा। तो इस सूत्र को आप इतना ही समझिए कि जब झल के बाद कुछ ना रहे, तो ये काम हम वैकल्पिक रूप से कर देते हैं, अर्थात पहला और तीसरा वर्ण हो जाता है। बना लीजिए, वा अवसाने, प्रथम या तृतीय वर्ण हो जाता है कब? अवसान में। चलिए, तो आज हम लोगों ने पूर्व सवर्णता पढ़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल हम लोग पढ़ेंगे षष्ठोअटि को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। हमारी आपकी कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।